नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज एक बार फिर पिछले रविवार की तरह एक बार फिर बात करेंगे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरों ने इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया और किस तरह से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, राष्ट्रीय नेता, जो भी सत्ता में रहा, वो इनकी रिपोर्ट से गाइड होते रहे और ये देश को मिसगाइड करते रहे। ऐसे ही एक सज्जन हैं एएस दुलत, जिनकी एक किताब भी आई है। किताब का नाम है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। एएस दुलत और आदित्य सिन्हा ने मिलकर लिखी है किताब थोड़ा पहले आई थी, अभी इसको जो है पढ़ा है। इससे आपको पता लगा, इसके एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके जो बड़े गुनहगार हैं उनमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और शेख अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के पिता। ये देखिए, ये जो परिवार जो है उसने मिलकर कश्मीर का जितना नुकसान किया है वो शायद आतंकवादियों ने जो किया उससे कम तो नहीं है, कई मायनों में उससे ज़्यादा है। आतंकवादियों ने खून खराबा किया, अशांति पैदा की, लोगों की जान ली, लोगों का घर बार उजाड़ दिया। इन लोगों ने स्थायी घाव दिए। ये लोग हैं जिनकी वजह से आतंकवाद पनपा, पला, बढ़ा और ये सत्ता की मलाई लूटते रहे। दिल्ली को डराकर ये शासन करते रहे, दिल्ली को डराकर कंसेशंस लेते रहे और इनको कंसेशन दिलाने वाले, ऐसा करने वाले इंटेलिजेंस अधिकारी थे। एएस दुलत स्टेशन डायरेक्टर थे या आईबी के प्रमुख थे जम्मू कश्मीर में, जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो रॉ के यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुखिया बने, जो इंटरनेशनल एस्पियोनेज की एजेंसी है। और उन्होंने क्या किया, आपको कुछ एनेक्डोट्स, कुछ घटनाएं उन्हीं की किताब से सुनाते हैं। 2002 में क्या होने वाला था, 90 पर लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना 2002 की। फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति इस देश का बनाने की तैयारी हो रही थी। केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की, बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की। वो फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति को सब कुछ जानते हुए उपराष्ट्रपति बनाने जा रही थी। उपराष्ट्रपति बनाए जाने का प्रस्ताव लेकर ब्रजेश मिश्रा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उस समय प्रधानमंत्री के, वो एएस दुलत के घर पर, जहां इन तीनों की मुलाकात हुई, फारूक अब्दुल्ला, ब्रजेश मिश्रा और एएस दुलत का घर ही था, वहाँ उनके सामने ही ये प्रस्ताव रखा। फारूक अब्दुल्ला को मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने फ़ोन करके उनको कहा कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़ोन किया कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला बड़े खुश थे। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन भारत का राष्ट्रपति बने वो व्यक्ति जो लंदन में अस्पताल में जब था तो उसने सईद नकवी, एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटरव्यू में कहा, और उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए के सरकार में वो मंत्री थे, इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। कहा कि दिल्ली हम पर भरोसा नहीं करती, ये यूनियन कैबिनेट का एक मिनिस्टर विदेश में बैठकर बोल रहा है, इसे जो है उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी थी। मामला गड़बड़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति बनाया जा रहा था कृष्णकांत को, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे। जब उनके नाम का प्रस्ताव आया और किसमें सहमति बनी, सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी में, दोनों में बातचीत हुई और ये तय हुआ कि कृष्णकांत को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब आप देखिए बीजेपी ने भी कैसे कैसे किस तरह के काम किए। उसमें अड़ंगा लगाया लाल कृष्ण आडवाणी ने। अड़ंगा शब्द नेगेटिव है, लेकिन मैं इसको इस समय पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने अच्छा काम किया। वो अड़ गए। उन्होंने कहा कृष्णकांत वो शख्स हैं जिन्होंने मधुलिमय के साथ मिलकर जनता पार्टी के समय दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया
पार्टी को तोड़ा, जनसंघ को उससे उस समय अलग निकलना पड़ा। जो दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाकर कि आप अगर राजनीतिक दल के सदस्य हैं, जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं हो सकते। ये मुद्दा उठाकर पार्टी तोड़ी गई, सरकार गिराई गई। आडवाणी जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति कैसे बना सकते हैं। तब मामला जो है रुका। अब बात हो रही थी, उसके बाद जब कृष्णकांत का नाम कटा तो आया पीसी अलेक्जेंडर का नाम। उनके नाम पर सोनिया गांधी ने वीटो कर दिया, उन्होंने कहा हमको मंजूर नहीं है। तब आया एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, वो राष्ट्रपति बने। भैरों सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो उपराष्ट्रपति बने। लेकिन इतने सीनियर, और ये तिकड़ी मानी जाती थी वाजपेयी, आडवाणी और शेखावत की, वो पार्टी की पहली पसंद नहीं थे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो एनडीए की सरकार थी वो कई मायनों में कांग्रेस की सरकारों से अलग नहीं थी, कांग्रेस की सरकारों के जैसी ही थी। और फारूक अब्दुल्ला के बारे में दिल्ली में ये माहौल बनाने में, ये राय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, और इसमें एस दुलत की थी। उनको बड़ा फ़ख्र है शायद इस बात का कि उनको कहा जाता है कि वो फारूक अब्दुल्ला के आदमी हैं। अभी एक डिस्कशन में उन्होंने ये बात कहा कि मुझ पर ये आरोप लगाया जाता है कि मैं फारूक अब्दुल्ला का आदमी हूँ। दरअसल वो जितने भी घाटी में अलगाववादी थे, उनको उनकी मेहमान नवाजी, उनकी हर तरह की मदद, इस नाम पर कि इन लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सरकार कर सकती है, इसलिए इनको गुड ह्यूमर में रखा जाना चाहिए, इसलिए इनको खुश रखा जाना चाहिए, इसलिए इनको सहूलियतें दी जानी चाहिए। ये भारत सरकार के दामाद की तरह ट्रीट किए जाते थे लोग। और उसमें सबसे बड़ा रोल मैं कह रहा हूँ कि जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का था। फारूक अब्दुल्ला जो 1990 में जो कुछ हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, उनके पलायन के लिए, उनकी हत्या, बलात्कार, घर लूटने के लिए, उस सब के लिए जिम्मेदार अगर किसी एक व्यक्ति को ठहराना हो तो वो थे फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के बारे में बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़े रंज के साथ एस दुलत लिखते हैं कि उन पर कभी दिल्ली ने भरोसा नहीं किया। और इस चैप्टर का नाम आप सुनेंगे तो आपको और आश्चर्य होगा। इस चैप्टर का नाम है वाजपेयीज़ बिट्रेयल ऑफ फारूक अब्दुल्ला, कि वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को धोखा दिया, फारूक अब्दुल्ला ने देश को धोखा दिया। ये बात इस किताब में कहीं नहीं आती है। और ये वही एस दुलत है जो, पहले की बात छोड़ दीजिए, अभी भी उनका जो ताज़ा बयान आया है कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उस पर, कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इससे मानसिकता समझिए। और भी अगर अभी आपको शंका हो तो इस बात से समझिए उनका सबसे ताज़ा बयान कि अगर यासीन मलिक को 30 साल बाद अब फांसी पर चढ़ा दोगे तो क्या हासिल होगा। एस दुलत साहब जाकर ये सवाल, ये बात उन जो 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे जिनकी हत्या की इस आतंकवादी ने, यासीन मलिक जिसका नाम है, उनके परिवार के लोगों से पूछिए कि क्या हासिल होगा। ये उन सब शहीदों से पूछिए जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की। इस मानसिकता का व्यक्ति हमारी इंटेलिजेंस का चीफ था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में किस तरह का माहौल चल रहा था, किस तरह के लोग बड़े और प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए थे। फारूक अब्दुल्ला का आलम ये था कि जब 90 में ये नरसंहार हुआ और वो भाग, उनको मालूम था कि 19 को होने वाला है, 18 तारीख को भाग गए। 18 तारीख को जब वो भाग गए उसके बाद लंदन चले गए। लंदन में रहे 1995 तक, 1995 तक। जब उनको लंदन में बैठे हुए ये हवा मिली और ये उनको जानकारी देने वाले, इस बदलते माहौल की जानकारी देने वाले थे एस दुलत। इन 5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई थी, ये एस दुलत की किताब भी कह रही है। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसके नेता को जिंदा करने वाले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं।
पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए, ये एस दुलत ने ही लिखा है कि 94-95 की बात है, वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रहे थे और पूछा कि क्या कश्मीर में स्थिति ठीक करने में फारूक अब्दुल्ला की कोई भूमिका हो सकती है। पीवी नरसिम्हा राव फारूक अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वाजपेयी का मोह जो है भंग हुआ फारूक अब्दुल्ला से जब वो ऑटोनॉमी का अपना जो है प्रस्ताव लेकर आए, कमेटी बिठाई। उसमें एस दुलत को कुछ भी गलत नहीं नज़र आता है। वो जो ऑटोनॉमी की जो रिपोर्ट थी, जिसको जो प्रस्ताव था जिसको लागू करने की मांग फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे, उसको अगर मान लिया जाता तो कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता, कश्मीर का अपना झंडा होता, उसका राष्ट्रगान होता, उसका संविधान होता, ये सब होता। 1953 में जब शेख अब्दुल्ला थे, उस समय की स्थिति को बहाल करने की बात हो रही थी। ये झटका जो है बीजेपी और वाजपेयी और दूसरे नेताओं को तब लगा। संघ का विरोध भी शामिल था जब वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था फारूक अब्दुल्ला को। तो किस तरह से राजनीति काम करती है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और फारूक अब्दुल्ला पर जो ये भरोसा नहीं किया जाता था, उसका कारण है उनका स्वभाव। जब ये मिलिटेंसी शुरू हो रही थी और अपना जो है भयानक रूप दिखाने वाली थी, ये 1990 की बात कर रहा हूँ, उस दौरान फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पर बिठाकर शबाना आज़मी को कश्मीर की सैर करा रहे थे। ये वो दौर था जब 96 में ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, शपथ ग्रहण समारोह में वो भी गए थे। उससे पहले दुलत के मुताबिक जो है उन्होंने सलाह दी थी फारूक अब्दुल्ला को कि जब 1983 में आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बहुत छोटा कैबिनेट रखा था, इस बार भी, और वो बड़ा प्रभावी रहा था, उसका फ़ायदा हुआ था, इस बार भी आपको छोटी कैबिनेट रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ बात ठीक है। वहाँ मंच पर पहुँचे। किस तरह के राजनेता हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कितनी सीरियसनेस है। मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 20 लोगों को बुला लिया और उन 20 लोगों में एक जो है वो कांग्रेस का नेता था, विधायक था, और बगल में बैठे सीताराम केसरी से कहा कि इनको हमें दे दीजिए, और सीताराम केसरी ने कहा कि इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देते हैं। अब आप देखिए देश की राजनीति किस तरह से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब लोग फारूक अब्दुल्ला से प्रभावित थे। शेख अब्दुल्ला जब बीमार थे तो उनकी बीमारी के समय इंदिरा गांधी को लगा कि फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वो जम्मू कश्मीर गई स्पेशली और शेख अब्दुल्ला से कहा कि आपको नहीं लगता कि ये सही समय है कि फ़ारूक को सरकार में लाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला ने बाद में उनको मंत्री बना लिया, लेकिन उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई करके लंदन से निकले थे फारूक अब्दुल्ला। जब ये बात उनसे कही गई तो उन्होंने क्या किया, वो लंदन से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले और कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर में मुझे मुख्यमंत्री बनाने या सरकार का मुखिया बनने का मौका मिल रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो स्वीकार कर लो, क्योंकि अब हमारी हैसियत जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद करने की नहीं रह गई है। तब तक 1971 का युद्ध हो चुका था और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि कन्वेंशनल वॉर में वो कभी भारत को हरा नहीं सकता है। उन फारूक अब्दुल्ला को एस दुलत कहते हैं कि उनकी राष्ट्रभक्ति और उनके धर्मनिरपेक्ष होने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो मुख्यमंत्री बनने से पहले इजाज़त लेने के लिए पाकिस्तान जाता हो, पाकिस्तान के नेता से बात करता हो, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी जो है राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला अलगाववादियों को पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद करेंगे? उनके चैलेंजर थे, हर समय चैलेंज था उनके सामने कि अगर ये पॉलिटिक्स में आए, अगर इनको जन समर्थन मिल गया तो फारूक अब्दुल्ला की दुकान बंद हो जाएगी। वो इसलिए नहीं विरोध में थे अलगाववादियों के कि ये देश के विरोध में थे। इस आधार पर आप ये नहीं तय कर सकते कि चूँकि वो अलगाववादियों के विरोध में थे इसलिए जो है फारूक अब्दुल्ला वो देश के समर्थन में थे या बहुत बड़े देशभक्त थे। यही फारूक अब्दुल्ला है
जब 2019 में ये 370 और 35 से हटाए जाने से पहले कह रहे थे कि अगर हटाने की कोशिश भी की तो कश्मीर जल उठेगा, फिर भूल जाइए कश्मीर। ये राष्ट्रभक्ति का प्रमाण था। ऐसे व्यक्ति को ये सब कुछ, सारा बैकग्राउंड सब कुछ जानने के बाद भी अगर एएस दुल्लत ये लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो आप समझिए कि ये जो बीमारी है वो कितने गहरे बैठी हुई है। और एनडीए सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भी फारूक अब्दुल्ला से कम, उनकी तीसरी पीढ़ी उमर अब्दुल्ला से ज़्यादा प्रभावित थे। उनको लग रहा था कि फारूक अब्दुल्ला को किसी तरह से जम्मू कश्मीर से निकालकर दिल्ली लाया जाए और उमर अब्दुल्ला को जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि उसके बाद बने उमर अब्दुल्ला, लेकिन उमर अब्दुल्ला के मन में मुख्यमंत्री बनने का ख्याल, उसका बीज अटल जी ने बोया कि सक्षम है, कई मामलों में अपने पिता से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा बेहतर हैं। अपनी सरकार में उनको विदेश राज्य मंत्री भी बनाया था उमर अब्दुल्ला को। एएस दुल्लत को किस बात का अफसोस है मालूम है आपको? कि वाजपेयी ने धोखा दिया। ये तो बताया मैंने कि फारूक अब्दुल्ला को कभी कोई पद्म पुरस्कार नहीं मिला। और इतना ही नहीं, वो और फारूक अब्दुल्ला इस बात के भी हामी थे कि शेख अब्दुल्ला को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। कश्मीर में जो हुआ, जो अब भी हो रहा है, जो हालात हैं, जो माहौल है, कश्मीर को देश की मुख्य धारा से काटने में, अलगाववाद को बढ़ावा देने में, आतंकवाद को पालने पोसने में पाकिस्तान के अलावा इन लोगों का भी हाथ है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने हाशिम कुरैशी, जो हाईजैकर था, उसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा सलाउद्दीन की मदद की, जो भारत लौटकर आना चाहता था। इसके अलावा कई आतंकवादियों की एएस दुल्लत ने मदद की भारत लौटने में, इस नाम पर कि इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए जो है वो एसेट हो सकते हैं। कोई आतंकवादी कभी किसी सरकार के लिए एसेट नहीं हो सकता। हमेशा सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, देश, समाज, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी होता है। लेकिन हमारे नेताओं को ये जो ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, वो ये सब समझाते थे। भेजा उनको गया था कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारा कैसे जा सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, वहाँ हो क्या रहा है, ये जानकारी देने के लिए। और वो हो गए पैरोकार फारूक अब्दुल्ला के। दिल्ली से ज़्यादा उनका भरोसा फारूक अब्दुल्ला पर था। दिल्ली मेरा मतलब केंद्र की सरकार, किसी भी पार्टी की रही हो। और पार्टियों ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया, जब इनकी पोस्टिंग ख़त्म हुई जम्मू कश्मीर से, तो इनको 8 साल तक जम्मू कश्मीर सेल का चीफ बनाकर रखा गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना नुकसान किया होगा। फिर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी और चुनाव रिग कराया, धांधली कराई, फारूक अब्दुल्ला को जिताया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनसे समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी दोनों के परिवार के लोग जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में छुट्टी मनाने गए। इस पर एक मज़ेदार टिप्पणी जो है ज्ञानी जैल सिंह ने की। उस समय राष्ट्रपति थे, विदेश के दौरे पर थे। किसी ने अखबार उनको दिखाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में समझौता हो गया है। उन्होंने कहा ये फारूक अब्दुल्ला के अंत का समय है। लोगों ने पूछा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो हाल संत लोंगोवाल का हुआ था वही हाल फारूक अब्दुल्ला का होने वाला है। हालांकि वो हाल तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई फारूक अब्दुल्ला की, अगर 95 में उनको लाकर फिर से जीवित ना किया होता तो हो जाता वो हाल। वो शायद फारूक अब्दुल्ला कभी लौटकर हिंदुस्तान आते ही नहीं। अगर 1995 में उनकी पार्टी को भारत सरकार की ओर से रिवाइव करने की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से रिवाइव करने की कोशिशें ना हुई होती, उनको वापस लाने की और फिर से सत्ता में बिठाने की कोशिश नहीं हुई होती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे लोगों को, मतलब आस्तीन के सांपों को इस देश ने पाला पोसा, दूध पिलाया और उनकी रक्षा करते रहे और ये अंदर से देश को खोखला करते रहे।
तो कश्मीर के गुनहगार बहुत सारे हैं, उनमें से ये 2 नाम मैंने आपको बताए। अभी आगे और बातें बताऊंगा, आगे से मेरा मतलब है दूसरे वीडियो में। ये कश्मीर का सिलसिला थोड़े दिन चलेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा घाव देकर गया है कि ये जल्दी भरने वाला नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स, ये फिल्म जो है उसने इतना बड़ा काम किया है जो शायद 100 आंदोलन नहीं कर सकते थे। जन जागरण के हज़ारों जो है वो कोशिशें नहीं कर सकती थी, तमाम संगठनों की कोशिश नहीं कर सकती थी। जिस तरह से जनता को जागरूक किया है, उस समय की त्रासदी का सच बताया है। एक नाटककार मुख्यमंत्री है इस देश में, जो असेंबली में खड़े होकर हंसता है इस फिल्म पर और कहता है कि अगर टैक्स फ्री करवाने की बात कर रहे हो तो यूट्यूब पे चला दो, फ्री हो जाएगा। उससे कोई पूछे कि इससे पहले जो 8, 10, 12 फिल्में टैक्स फ्री की, उनके लिए ये सुझाव क्यों नहीं दिया था। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के संवैधानिक पद पर हैं, जिनको कोई शर्म, कोई हया नहीं है इस तरह की बातें करते हुए। लाखों लोगों की त्रासदी पर, उनके संकट पर, दुख पर, संताप पर जो है ये उसकी हंसी उड़ाते हैं। ये खुश हो सकते हैं। कैसे कोई कश्मीरी हिंदुओं के दुख पर, उनकी पीड़ा पर खुश हो सकता है, हंस सकता है? ऐसे लोगों की मानसिकता का अंदाज़ा लगाइए। ऐसे लोगों को जनतंत्र में जो भी जनतांत्रिक तरीका है उससे जवाब मिलना चाहिए, और जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि उसके बाद कोई हिम्मत न करे इस तरह का व्यवहार करने की। ये देश किसी नेता, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी संगठन से बहुत बड़ा है, और इस देश के लोगों की पीड़ा चाहे एक भाग में हो, देश के पूरे देश की पीड़ा है। इस बात को जो समझ नहीं सकता वो नेता होने के काबिल नहीं है, वो मनुष्य होने के काबिल नहीं है, जिसकी संवेदना इस कदर मर गई हो। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।